ये बहुत कठिन समय होता है जब लंच के और आपके बीच में एक दीवार की तरह एक वक्ता खड़ा होता है। मुझे भी बहुत ऑड लग रहा है, बट किसी कारण से कार्यक्रम थोड़ा लंबा खिंच गया और इस वजह से जो बातें थी मुझे बस ये अच्छा लगा कि घनश्याम सर ने काफ़ी चीज़ें का डेफिनेशन आपको बतलाया। मैंने जो अपना प्रेजेंटेशन तैयार किया है वो लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि मैं फिजिक्स की टीचर रही हूँ एंड आई हैव ऑलवेज डन थिंग्स थ्रू लर्न डूइंग। सो मैं डूइंग वाले पार्ट पर फोकस करूँगी और ये जो चीज़ें डेफिनेशन के रूप में हमारे सामने थी उनको हम कुछ करके देखने का प्रयास करेंगे। तो वही मैंने दोबारा चेक किया तो गूगल वॉज सेइंग दैट इट इज़ पेडागोजीज, सो आई एम मोर कंफर्टेबल विद पेडागोजीज, सो आई प्रोनाउंस इट एज पेडागोजीज। तो पेडागोजीज कुछ नहीं है, बस ये है कि हम कैसे पढ़ते पढ़ाते हैं, हाउ द नॉलेज इज ट्रांसफर फ्रॉम द टीचर टू द लर्नर। तो इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। बस इस पर देखिए, बात करने के लिए सबसे पहले तो ये जानना होगा कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं, बिकॉज हमारे हाथ में कमान है ना अभी तो शिक्षा की कमान हमारे हाथ में है। तो हु एम आई, ये प्रश्न रमन महर्षि पूछते हैं जब ब्रह्म जिज्ञासा लेकर लोग जाते हैं कि मैं कौन हूँ। तो वैसे ही अगर आप आंख बंद करते हैं एक सेकंड के लिए और आप अपने आप से पूछते हैं कि हु एम आई, तो क्या चित्र आपका अपनी पर्सनालिटी का आपके सामने उभर कर आता है? हु एम आई, हु एम आई। अगर मैं अपने आप को विजुअलाइज करूं एज अ पर्सन, तो मैं अपने आप को किस रूप में देखती हूँ या देखता हूँ? हु एम आई। भूख लगी है, लेकिन ये भूखे पेट ही साधना की जाती है। तो कितने सालों से हम पढ़ा रहे हैं और सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पेडागोजीज में बहुत टीचिंग लर्निंग आप देखिए सबसे ज़्यादा उस पर फोकस किया जाता है। तो कौन सी पेडागोजीज होना चाहिए, ये जानने से पहले मुझे ये भी तो जानना होगा कि मैं वो पढ़ा सकता हूँ कि नहीं। तो सूटेबिलिटी इज द पॉइंट। तो मुझे ये जानना होगा कि मैं क्या हूँ, मैं क्या चीज़ हूँ, हु एम आई। कोई सोच पाया कि आप अपने आप को किस तरीके से विजुअलाइज करते हैं? आप एजुकेशन में हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आप एजुकेशन लाइन आपने ज्वाइन कर ली। मुझे नहीं मालूम कि क्या परिस्थितियाँ थी जिनमें हमने एजुकेशन लाइन को ज्वाइन किया, लेकिन क्या आपने अपने आप को कभी ऐसे विजुअलाइज किया कि आई एम एन एजुकेटर? क्या एक शिक्षक के रूप में हम अपनी कल्पना करते हैं, मैं किसी की माँ हूँ, बेटी हूँ, या किसी हाउस होल्ड में गृहिणी हूँ, या इस तरह की चीज़ों से परे किसी की बहू है, कोई किसी का एक कलीग है, इन सब टैग से अलग क्या हम अपने आप को एक टीचर के तौर पर विजुअलाइज कर पाए हैं? तो सबसे पहले तो मुझे अपने रोल को डिफाइन करना होगा कि येस आई एम एन एजुकेटर एंड एक्सेप्टेबिलिटी शुड बी देयर, कि हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ये जो टीचिंग का प्रोफेशन है ये मैंने चुना है, दिस इज माई चॉइस, और मैं गलती से नहीं धकेल दी गई हूँ इस टीचिंग प्रोफेशन में। तो द मोमेंट यू टेक चार्ज ऑफ योर रोल, तो यू बिकम क्लियर। तो सबसे पहले तो मुझे अपने आप को एक एजुकेटर के रूप में पहचानना होगा, तभी मैं पहचान पाऊंगी कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या हो सकता है। एक होता है ना कि एक नेचुरल प्लेयर कपिल देव को बोलते थे, तो मेरा नेचुरल तरीका क्या है कि जिसमें मैं सबसे कंफर्टेबल होती हूँ और मैं नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाती हूँ। तो इस इनोसेंट के प्रश्न के आगे हम ये तो नहीं है, एटलीस्ट हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर तो नहीं हैं। तो हमने अंग्रेज़ों के ज़माने की शिक्षा को क्यों सर पे उठा के रखा हुआ है? मैं बस इसी मुद्दे तक पहुंचना चाहती थी कि क्यों हम अभी भी उन चीज़ों को दिमाग में लगाए हुए हैं, उन परंपराओं को ढो रहे हैं जो अब 21st सेंचुरी में काम की नहीं रह गई। हम क्यों उन चीज़ों से चिपके हुए हैं कि क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे डांट कर गणित सिखाया था तो मैं डांट कर ही गणित सिखा सकती हूँ। मैं अपना स्टाइल क्यों नहीं डेवलप कर पाई? क्योंकि मैं अपने आप को नहीं जानती हूँ। हु एम आई, मैं क्या हूँ? जिस क्षण आप ये जानेंगे कि मैं क्या हूँ, उस क्षण आप अपना एक स्टाइल डेवलप करेंगे और उस क्षण आपको पता होगा कि मुझे करना क्या है। तो टीचर के बारे में बहुत सुंदर सुंदर बातें कही जाती है। एक्चुअली वी आर प्रिविलेज कि टीचर के बारे में कोई बुरी बातें नहीं कहता, सब अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। तो एक अच्छी बात है कि टीचर्स हु पुट रिलेशनशिप्स फर्स्ट,
don't just have students for 1 year. They have students who view them as their teacher for life. ऐसा महसूस किया है? आज ही आते आते सपना शर्मा मैडम से मेरी बात हो रही थी. हम दोनों का एक कॉमन स्टूडेंट है युगन साहू. वो अभी एनडीए में पढ़ा रहा है. वो फिजिक्स में पीएचडी करने मेरे पास आया था और उसके पहले वो सपना शर्मा मैडम का एनसीसी का स्टूडेंट था. तो वो ये कह रहा था उनके एनसीसी कैंप में जाकर कि मैडम आपने जब मैंने देखा कि आप अपनी छोटी बच्ची को भी संभाल रही हैं, आप अपनी तबीयत को भी संभाल रही हैं और आप यहाँ पर मुझे स्पेशल ट्रेनिंग दे रही हैं क्योंकि ये कहा गया है एनसीसी की तरफ से ऑर्डर मिला है कि इस बच्चे को आरडीसी कैंप में जाना है तो इसकी प्रॉपर ग्रूमिंग होनी चाहिए. तो जब मैं आपको इस तरह से मल्टी फंक्शनैलिटी के साथ काम करते हुए देखता हूँ तो मुझे प्रेरणा मिली और उसकी वजह से आज मैं एनडीए में पढ़ा रहा हूँ. तो ये जो टीचर फॉर लाइफ वाली बात होती है ना, ये रैपो हम कुछ स्टूडेंट्स के साथ डेवलप कर पाते हैं और यही हमको सेटिस्फेक्शन देता है इस बात का कि यस आई एम अ टीचर. अगर गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत सारे टीचर्स का मैसेज आता है तो मैं कहती हूँ कि मैं तो अपने आप को गुरु नहीं मानती हूँ, क्योंकि गुरु तो वो होता है जो कान पकड़ के आपको लाइन में लगा ही देता है. क्या मैं अपना फिजिक्स आपको समझा पाई कि जिस तरह से फिजिक्स मेरा पैशन है आपके लिए भी फिजिक्स वो पैशन बन गया? अगर मैं एक या दो स्टूडेंट्स के लिए भी अपने लाइफ में कर पाई तो दे विल कंसीडर मी एज अ टीचर फॉर अ लाइफ. तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिलेशनशिप, द रैपो विच वी बिल्ड विद आवर स्टूडेंट्स. अगर ये रैपो बनाए बिना आप सीधे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाने लगेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट. एक्सेप्टेबिलिटी विल नॉट बी देयर. वो आपकी बात को इधर से सुनेगा, इधर से निकाल देगा, जो कि आजकल ज़्यादातर क्लासेस में हो रहा है. सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमको एक रैपो बिल्ड करना होगा. सबसे पहले क्लास में जाते हैं तो एक कहानी सुनाइए ना, या उससे पूछिए कि तुमने क्या किया बेटा आज तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ दिख रहा है, आज तुम्हारे चेहरे पे वो बात नहीं है, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है. तो ये जो एक रैपो बनता है, उसके पहले कल मैंने ये बोला था, इसी टूर में बात करते हैं ना, कल मैंने बोला था ये सब हो जाने चाहिए थे, आपने कितना किया. तो जब हम सिर्फ पढ़ने पढ़ाने से मतलब रखते हैं, और मैंने देखा है इतने सालों की नौकरी में कि कुछ टीचर्स इस बात में बहुत फख्र महसूस करते हैं कि हमने टीचर स्टूडेंट से एक डिस्टेंस मेंटेन किया है जिंदगी में, और दैट डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा. मुझे लगता है कि एक जैसा मेरा बच्चा है वैसे ये भी किसी का बच्चा है, उसने मेरे भरोसे इसको स्कूल में भेजा है, कॉलेज में भेजा है, मैं इसके साथ क्या कर रही हूँ. तो एम आई बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विथ माई किड, माई स्टूडेंट. अगर आप ये रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करेंगे तो ही विल नॉट लव लर्निंग. उसके चेहरे पे ये मुस्कान कभी नहीं आएगी. वो हमेशा डर में रहेगा, खौफ में रहेगा, हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं, बस वो हमारे बारे में यही राय लेकर जाएगा. तो हमको थोड़ा लूजन अप होने की ज़रूरत है. वी नीड टू मेक अ रैपो विद अवर स्टूडेंट. ये लर्निंग पेडागोजी से पहले की बात है. सीखना पढ़ना तो बाद की बात है. पहले वो आपको गुरु का दर्जा तो दे, उसके बाद वो सीखना शुरू करेगा. हमारे पास गुरुओं की बहुत बड़ी परंपरा है. हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं तो याद है आपको इन गुरुओं के चेहरे हम कभी नहीं भूलते. कभी ना कभी हम इनकी बातें सुनते हैं. रमन महर्षि को कोट करते हैं, ओशो को कोट करते हैं, रामकृष्ण परमहंस को कोट करते हैं. क्या था इन टीचर्स में? Whoever our students may be, whatever the subject we teach, ultimately we teach who we are. हमसे हमारे स्टूडेंट तक हमारा व्यक्तित्व पहुंचता है सबसे पहले, उसके बाद ज्ञान पहुंचता है. अगर उस व्यक्तित्व से वो जुड़ाव नहीं महसूस करेगा तो ज्ञान ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं जो उसको कान पकड़ के छड़ी मारकर नहीं सिखाई जा सकती. तो अगर मुझे ही पढ़ना है उस स्टूडेंट को, मेरे व्यक्तित्व को पढ़ना है, तो मेरे व्यक्तित्व में वो बात होनी चाहिए. और वो बात होती है प्रामाणिकता की, कि एक बार उसे मेरी प्रामाणिकता पर विश्वास हो गया कि हाँ ये जो कहती हैं वो ठीक कहती हैं, तो वो मेरी हर बात सुनेगा. तो मैं उसको फिजिक्स भी पढ़ा पाऊंगी, मैं उसको कठिन से कठिन चीज़ भी समझा पाऊंगी, क्योंकि उसे विश्वास होगा कि ये जो बोल रही है ये सही बोल रही है. यही प्रामाणिकता थी ना रामकृष्ण परमहंस में, जब एक बार विवेकानंद को शक हो गया कि ये पागल सन्यासी है, इसको तो कुछ नहीं आता. उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के पास जाना बंद कर दिया. तो रामकृष्ण ने उसको बुलाया, रामकृष्ण परमहंस जी ने, और बोले क्यों रे, तू क्यों नहीं आता नरेंद्र मेरे पास. तो उसने कहा कि आप फालतू बातें कहते हैं ना, विवेकानंद जी ने कहा फालतू बातें कहते हैं, आपको कुछ नहीं आता, आप भगवान को जानते हैं. तो रामकृष्ण हंसे और बोले कि हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं नरेंद्र को जानता हूँ.
उन्होंने पूछा, आप दिखा सकते हैं मुझे भगवान? बोले हाँ। और उन्होंने उसे छुआ। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को छुआ, शक्तिपात हुआ और उन्होंने ईश्वर के दर्शन किए। ये मैं नहीं, विवेकानंद अपनी जीवनी में कह रहे हैं। तो अब तो हम तो इंडियंस हैं ना, कम से कम हम तो इस बात पे भरोसा कर सकते हैं। फॉरेन वाला करता रहे प्रयोग जो करना है, लेकिन हमारी श्रद्धा इतनी अगाध है अपने गुरु पर, तो गुरु को पढ़ता है शिष्य। ये रिलेशनशिप हमको बनाना है। बहुत यंगस्टर्स बैठे हुए हैं मेरे सामने और आपको एक लंबी पारी खेलनी है। आप सोचिए कि हर साल अगर 2, 4, 5 स्टूडेंट्स भी आपको ऐसे मिल गए जो जीवन भर आपसे कनेक्टेड रहे, जो जीवन भर आपसे सलाह लेते रहे, तो आप उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। ये गुरुता है गुरु की। फिर हमारे पास पढ़ने कौन आ रहा है? हमने अपनी बात कर ली, UMI पहचान लिया, अपना टीचिंग स्टाइल पहचान लिया, अपनी पर्सनालिटी को पहचान लिया, अपनी प्रामाणिकता के लिए हमने बहुत मेहनत की कि हम प्रामाणिक सिद्ध हो सके। लेकिन पढ़ने कौन आ रहा है? दे आर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। उनके पूरे खानदान में शायद वो पहला बच्चा हो जिसने हायर एजुकेशन की पायदान के भीतर कदम रखा हो। अब इनकी अपनी समस्याएं होती है। क्या समस्या होती है कि इनके पास उतना एक्सपोजर नहीं होता। एक बॉम्बे का, दिल्ली का, रायपुर का बच्चा जो जितनी चीज़ें जानता है उतनी चीज़ें वो नहीं जानता, तो वो डरा हुआ होता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता। फाइनेंशियल और सोशल क्राइसिस तो उसके सामने होता ही है। कई बार उसको ट्यूशन्स करनी होती हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई को सपोर्ट कर सके। कई बार उसको घर पैसे भेजने होते हैं। कई बार उसको खेतों में जाके काम करना पड़ता है जब खेती किसानी का सीजन होता है। उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है उसके घर से, ना एकेडमिकली और ना फाइनेंशियली। और कैंपस में तो वो फिट नहीं हो पाता। मैं हमेशा हर जगह ये शेयर करती हूँ। एक बच्चा हमारे रायपुर साइंस कॉलेज में पढ़ने के लिए आया था। वो टॉपर था, इंस्पायर फेलोशिप उसको मिलती थी, लेकिन फर्स्ट ईयर में कुछ महीने पढ़ने के बाद उसने सुसाइड कमिट किया। सुसाइड। वाई? उसके जब पापा आए, मैं उस समय चैम्बर में ही थी और TN वर्मा सर हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे। उन्होंने पूछा कि क्यों आपके बच्चे ने सुसाइड किया, आपको कोई आइडिया है? उन्होंने कहा कि ये बच्चा हमेशा फर्स्ट आता था वहाँ पर और हमेशा नंबर 1 सबसे स्मार्टेस्ट चाइल्ड ऑफ द विलेज था वो। और जब वो यहाँ आया तो उसने देखा कि इन लोगों का पहनावा ही अलग है, इनकी बोली ही अलग है और मैं तो उनके साथ कोप अप नहीं कर पाऊंगा। टीचर्स भी ज़्यादा अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में कम बोलते हैं। विज्ञान का महाविद्यालय है हमारा, तो उसको अंग्रेजी नहीं समझ में आई। वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया और वो ये सहन नहीं कर पाया कि मैं इंस्पायर फेलोशिप लेकर आया हूँ, कल के दिन मेरा होगा क्या, और उसने सुसाइड कर दिया। अगर एक टीचर उससे बात कर सकता काश, तो वो सुसाइड नहीं करता। अगर एक टीचर से वो अपनी बात कह सकता तो वो सुसाइड नहीं कर सकता। तो ये जो रैपो बनाने का काम होता है, ये क्लासरूम में घुसते ही, मैं ये नहीं कहती हूँ आपके पास 5 यूनिट है आप पढ़ाइए, बड़े शौक से पढ़ाइए, लेकिन 2, 3, 4 क्लासेस में तो हम ये रैपो बिल्डिंग का काम कर सकते हैं। तो कैसे करना है? घनश्याम सर ने सारी चीज़ों को डेफिनेशन के रूप में आप तक पहुँचा दिया पहले ही, मेरा काम बहुत आसान हो गया। देयर आर डिफरेंट पेडागोजीज, बट हाउ टू अटेन देम, हाउ टू प्रैक्टिस देम। ये हमारे सामने जो प्रश्न आता है, तो प्रश्न बहुत गहरा चला जाता है। प्रश्न चला जाता है मेरे अपने व्यक्तित्व पर, प्रश्न चला जाता है कि चैलेंजेस क्या हैं जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स फेस कर रहे हैं। तब तो जाकर मैं कुछ सोचने समझने के लायक होंगी कि अब इनके लिए मुझे करना क्या है। अब मुझे इन्हें 21st सेंचुरी की स्किल समझानी है, जो बेचारा 18वीं सदी में जी रहा है घर में। कैसे आप इतनी सदियों का फासला तय करवाएंगे अगर उसको आप पे विश्वास नहीं है? आप उसकी उंगली पकड़कर ये नहीं कहते कि चलो मैं तुमको ले चलूंगा। तो ये जो बात है, ये बहुत ही, शिक्षा जो है, सर ने सही कहा कि टेक्निक का विषय नहीं है। एक PPT चला दिया और आपने बोल दिया तो शिक्षा आप तक पहुंच गई? नो, आपको हाथ पकड़ के ले जाना है उस बच्चे का, और वो करने के लिए आपको मानसिक रूप से बहुत दृढ़ होना पड़ेगा। अरे बहुत अच्छी सैलरी है, चलो एजुकेशन में चलते हैं, वो लोग अलग दिख जाते हैं। और एक जो अपने एजुकेशन को सीरियसली लेता है, आप देखेंगे मेरे यहाँ बच्चा एक विनोद जैना, जो हमारी केमिस्ट्री में BSc में मेरा स्टूडेंट हुआ करता था, अभी वो वहाँ पर टीचर है, मतलब फैकल्टी मेंबर है केमिस्ट्री का हमारे कॉलेज में। वो हमेशा स्टूडेंट से घिरा रहता है, बिकॉज ही एंजॉयज लर्निंग एंड ही एंजॉयज टीचिंग। तो ये जो चीज़ है, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि व्हाट डू आई डू नाउ। मुझे पता चल गया मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मुझे पता चल गया मेरे स्टूडेंट के सामने क्या चैलेंज है और क्या करना है। 21st सेंचुरी की स्किल्स को सिखाना है, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी सिखाना है। तो मैं करूँ क्या? एक ये बहुत सुंदर मेमे था, ये सभी व्हाट्सएप में बहुत सर्कुलेट हुआ था। मैं चाहूँगी आप में से कुछ लोग इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें।
पहले वाले को, देन दूसरे वाले को, देन तीसरे वाले को। डिफरेंस है तीनों में डिफरेंस है। उसके लिए हिंट भी दिया गया है कि वो क्या डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या वो सही तरीके से डिपिक्ट कर पा रहा है? ये बहुत वायरल हुआ था ये मेमे, हम सब के व्हाट्सएप पे कभी न कभी आया था। पहले में, दूसरे में और तीसरे में क्या अंतर है? क्या आप बता पा रहे हैं? यंगस्टर से मैं पूछूंगी खास तौर पे। पहले वाले फोटो में, दूसरे फोटो में जो इंक्लूसिवनेस की बात कर रहा है, और थर्ड है जो पैशन की बात कर रहा है, क्या अंतर दिख रहा है? इसमें क्या अंतर दिख रहा है? गलतियां नहीं निकालते थे हम चित्र में, कौन सी गलतियां हैं, कौन सा अंतर है? अंतर ज्ञात कीजिए, कौन सा अंतर दिख रहा है? कोई बतलाएगा? इफ यू वांट टू कम्युनिकेट, या बहुत भूख लगी है तो मैं बतला देती हूँ ताकि जल्दी काम खत्म हो। ठीक है, तो पहले मैं बतलाऊं? वैसे मैं चाहती थी कि आप कम्युनिकेट करें, मुझे बताया था कि कुछ यंगस्टर्स भी होंगे वहाँ पे गेस्ट फैकल्टी, तो यू आर फ्री टू कम्युनिकेट। ठीक है, तो सबसे पहले में ये कहा गया, पहले नारा दिया गया सबको बराबर बनाओ, सबको समान अवसर दो। दे दिया भाई समान अवसर। अब आपने अवसर दिया, एक व्यक्ति बहुत लंबा है, दूसरा उससे छोटा, तीसरा उससे छोटा, सबको समान अवसर दे दिया, समान स्टूल दे दिया, हमने तो प्रोवाइड कर दिया। अब उनका काम, अब वो कहाँ देख पा रहा है ऊपर? आप देखिए ये बच्चा तो नीचे छूट गया, वो पूरी तरह से खेल को कहाँ देख पा रहा है। फिर आगे बढ़े तो बात हुई कि नहीं सबको हमको इंक्लूसिवनेस लानी है एजुकेशन में। इंक्लूसिवनेस लाने के लिए क्या किया कि ठीक है, जैसी जिसकी कैपेसिटी है उसके अनुसार उसको रिसोर्सेज दिए जाएं। तो पहला है कि इसको भाई ये बहुत लंबा है, ये ऑलरेडी सक्षम है, इसको ना दिया जाए। जो थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम सक्षम है उसको थोड़ा सा पुशअप दे दिया जाए, और जो बहुत कम जानता है उसको ज़्यादा पुश दे दिया जाए। तो ये इंक्लूसिवनेस कहता है कि आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। पहला क्या था, मैं सबको बराबर मानता हूँ। दूसरा नहीं भाई, मैं आपकी कैपेसिटी की इज्जत करता हूँ और आपकी जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार मैं आपको पुश देने की कोशिश करूँगा, सपोर्ट देने की कोशिश करूँगा। तीसरा है पैशन। बाहर से खेल देखकर आ गए, मज़ा आया, 2%, 5%, 10% एंजॉय करते हैं। और आजकल तो जब हम लाइव टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट देखते हैं तो हम जब चाहे तब रिमोट बंद करके दूसरे चैनल्स भी सर्व कर लेते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर वो खुद अंदर चला जाए, मैदान में खेल कर आए कि देखे भाई फुटबॉल क्या चीज़ है, फुटबॉल होती क्या है, खेली कैसे जाती है। तो ये हो गया पैशनेटली किसी चीज़ को समझाने की कोशिश करना। तो हम 21वीं सदी तक आते आते, ये 19वीं सदी का मॉडल है, ये 20वीं सदी का मॉडल है, और ये 21वीं सदी का मॉडल है विच इज़ हैंड्स ऑन, एक्सपीरियंशियल। तो ये 20वीं सदी के मॉडल को मुझे अडॉप्ट करना होगा, क्योंकि मेरे यहाँ रायपुर से भी बच्चा आ रहा है, तो बहुत गरीब फैमिली का भी बच्चा आ रहा है, और बहुत किसान के परिवार से आ रहा है, डेली जो मजदूरी करते हैं उनके यहाँ का बच्चा आ रहा है। मुझे तो सबको एकोमोडेट करना है ना अपनी क्लास में, कि जो फटाफट अंग्रेजी बोलता है, बहुत अच्छे से ड्रेसअप होती है बच्ची, प्यारी लगती है, मैं उसी की बस बात सुनूं। और जो बच्ची बेचारी ठीक से कंघी भी नहीं कर पाई क्योंकि उसको 8 बजे से बस में बैठना होता है ताकि वो 10 बजे क्लास अटेंड कर पाए, मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। एवरीवन इज इम्पॉर्टेंट। ये है इंक्लूसिवनेस का कॉन्सेप्ट। और उससे भी ज़्यादा एवरीवन शुड बी गिवन अ चांस टू लर्न। ये नहीं कि जिससे प्रैक्टिकल बनता है तू प्रैक्टिकल कर, बाकी को समझा देना। नो, जिसे नहीं बन रहा है उसे तो सबसे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। समझना है ना कि उसको क्या नहीं समझ में आ रहा है, उसको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही, कहाँ अटक है उसके दिमाग में। तो उस बच्चे के साथ एक रैपो डेवलप करना होगा, उसको बोलने का मौका देना होगा कि भाई तू बता तो भाई कि कहाँ नहीं समझ में आ रहा है एक्सपेरिमेंट, जब तेरी उम्र के बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है। तो ये जो पैशन है हैंड्स ऑन देने का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इंक्लूजन इज नॉट टॉलरेंस, कि मैं तेरे पे बर्दाश्त कर रहा हूँ तुझे बहुत अधिक, मैं तुझे अगर मैं चांस दे रहा हूँ तो मैं तुझे बर्दाश्त कर रहा हूँ। नो, इट इज इंक्लूजन इज, सॉरी आगे बढ़ गया। तो इंक्लूजन इज कि मैं तुझे टॉलरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुझे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं तुझे एक्सेप्ट कर रही हूँ। तू जैसा है मेरा बच्चा मुझे एक्सेप्टेड है। मेरा अपना बच्चा होता तो क्या मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करती? मैं देखती हूँ बहुत सारी मदर्स जिनका बच्चा जो है डिफरेंटली एबल्ड है, वो अपने आप को कितना ऑकवर्ड फील करती है, लेकिन अपने बच्चे को कभी ऑकवर्ड फील होने नहीं देती। सेम केस हमारे साथ है कि मेरा बच्चा है, भाई किसी किसान का है, किसी मजदूर का है, या किसी बड़े उद्यमी का है, लेकिन वो मेरा बच्चा है, तो मुझे सबको इंक्लूसिवनेस के साथ में पढ़ाना है।
ये देखिए, ये बच्ची देख नहीं सकती, ये बच्चा चल नहीं सकता, ये बच्चे जो हैं इनके पास यूनिफॉर्म नहीं है। इन सब के बीच में इतनी हिम्मत पैदा करना है कि ये इस डिवाइड को क्रॉस कर सकें, इस डिवाइड को क्रॉस कर सकें, जो डिजिटल डिवाइड है, जो मेंटल डिवाइड है, जो सोशल डिवाइड है। एजुकेशन का तो अर्थ वही है ना, साविद्या या विमुक्त विमुक्त। किससे विमुक्त होना है? हमें अपनी बाउंड्रीज से विमुक्त होना है। हमारा दिमाग, ये तो हम हिंदू हैं और हिंदुस्तानी हैं, हम जानते हैं कि जब आप व्यक्ति से मुक्त हो जाते हैं तो आप अनंत हो जाते हैं। कहा जाता है हमारी संस्कृति में, हमारे वेदों में कहा है ना कि आपने तो अपने आप को उसे माया कहा जाता है। टेक्निकली माया से बंधे हुए हैं, माया से मुक्त होगे तो तुम ईश्वर हो जाओगे। तो वैसे ही ये लोग भी अपने छोटे छोटे दायरों में बंधे हुए हैं, ड्यू टू देयर ग्रूमिंग, ड्यू टू देयर बैकग्राउंड। हमको उनके उन दायरों से ही तो मुक्त करना है, यही तो टीचर का काम है। तो क्या हम उस काम को कर पा रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें सोचने की हैं जो हम आपको बैठ के इस तरह के सेमिनार में सोचनी चाहिए, ताकि हम वी शुड ट्रांसफॉर्म, ताकि हम में अंदर से परिवर्तन आए। तो ये अगर हम करते हैं तो इंक्लूसिवनेस एजुकेशन में आ सकती है। ट्रांसफॉर्मिंग द रोल ऑफ लर्नर फ्रॉम अ स्पेक्टेटर टू अ प्लेयर इन द फील्ड ऑफ लर्निंग, ये हमारा काम है। चाहे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी कुछ भी पढ़ा रहे हों, लेकिन he should be the creator of knowledge, he should be the player, not a spectator. So this should be our philosophy of teaching and learning. How? सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है। बहुत सारे लेक्चर्स हमने भी सुने, ये कर लो, वो कर लो, गूगल पे तो सारा कुछ है और इतने सारे एनिमेशन और सारे इनके साथ में, लेकिन कर कितना पाते हैं? करेंगे तो हम वही जो हम हैं। अगर मेरा जो स्टाइल है उससे मैच करता हुआ कोई स्टाइल मिलेगा तभी मैं वो कर पाऊंगी। मैं नहीं कर पाऊंगी कि मैं जाके सचिन की तरह छक्के लगाऊं, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन फिजिक्स मुझे अच्छा लगता है, फिजिक्स को पढ़ाने के लिए अच्छा ये टेक्निक है, सोक्रेटिस का टेक्निक है या फेनमैन का टेक्निक है, तो क्या मैं, कहाँ ये फिजिक्स वाले लोग हैं, ये साइंस वाले लोग हैं, इनकी टेक्निक मुझे पसंद आती है। तो पहले तो आपको खुद को, अपनी पसंद को जानना होगा कि मुझे क्या पसंद है, तब आप जाके कोई सिलेक्ट कर पाएंगे एक स्टाइल। तो मैं तो कहती हूँ कि आप एक स्टाइल पे फोकस कीजिए और अगली बार आप यहाँ रहिए मेरी जगह और बताइए बिल्कुल फक्र से खड़े होके कि मैंने ये टीचिंग स्टाइल को अडॉप्ट किया और उसका ये रिजल्ट मिला। जैसे अस्थाना मैडम कह रही थी कि बच्चा एंट्री लेता है पहले साल, फिर वो 3 साल ग्रेजुएशन करता है, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के आखिरी साल में उसमें वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखा ड्यू टू माई पेडागोजी, क्योंकि मैंने उसे ऐसे पढ़ाया। तो हम सब एक एक पेडागोजी के एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो फिर कर्नाटका से, महाराष्ट्र से लोग आएंगे आपके पास सीखने की, अच्छा ये पेडागोजी आपने अडॉप्ट की, और उसका रिजल्ट बकायदा मैपिंग करके हम दिखा दें। POCO मैपिंग होती है ना, मैपिंग करके दिखा दें कि देखो बच्चा यहाँ खड़ा था, उसे मैंने यहाँ लाकर खड़ा किया ड्यू टू दिस पेडागोजी। पेटेंट कराइए उस पेडागोजी को। आप बहुत कुछ कर सकते हैं एक्चुअली। तो हमने अपने आप को वो माया में बांध रखा है कि हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि स्पोर्ट्स का ग्राउंड नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरी नहीं है, क्योंकि, लेकिन मैं तो हूँ, मैं हूँ और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो ये जो चीज़ है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमको अपने में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ कि एक ब्रेन कंपैटिबल लर्निंग एनवायरनमेंट, लो स्ट्रेस एंड सेफ एनवायरनमेंट क्लासरूम में क्रिएट करना होगा। बच्चा ऑफेंडेड ना फील करे। बच्चे को आपकी क्लास में आने में, आप देखते हैं कॉलेजेस में अक्सर ये होता है कि बच्चा जो है मुंह फेर के चला जाता है कि इनको नमस्ते ना करना पड़े। होता है क्यों? क्योंकि मैंने कभी उसको डांट दिया होगा, कभी मैंने बोला होगा कि तुम गधे हो, तुमको कुछ नहीं आता, तुम फिजिक्स कभी नहीं सीख सकते हो। वो क्यों मुझे नमस्ते करेगा? नमस्ते तो ऑप्शनल है, वो क्यों मुझे नमस्ते करेगा? तो हमको एक सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट, लो स्ट्रेस एनवायरनमेंट, ब्रेन कंपैटिबल लर्निंग एनवायरनमेंट, जो मेरे दिमाग को स्वीकार होता है कि हाँ मुझे इनसे सीखना है, तो ये एनवायरनमेंट मुझे क्रिएट करना होगा। आप देखिए कि एक टीचर आता है, मुझे ये यूनिट पढ़ाना है, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करता है, पूरा पहाड़ा लिख दिया उसने, बच्चा बेचारा सर ठोक के रह जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन टीचर ने तो अपना काम कर दिया और ही फील्स वेरी सेटिस्फाइड, आई वॉज गिवन दिस यूनिट एंड आई हैव डन इट ट्रिमेंडसली। बच्चे का क्या? या फिर एक ये कि आपने बच्चे को बताया कि ऐसे लिखा जाता है पहाड़ा, फिर बच्चा अपने पेस में सीख रहा है, खुद वो पढ़ने की, समझने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि आज शारदा वर्मा मैडम ने कहा कि आप खुद सेल्फ सस्टेन्ड हो गए हैं,
आप खुद हमें से हर आदमी नैक के लिए 10 सलाहें दे सकता है कि नहीं? और बहुत छोटे कॉलेजेस में जो नैक में अच्छा ग्रेड लेकर आए, उनसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है. दे आर सो एनर्जेटिक. मतलब वी आर रियली प्राउड ऑफ द यंग एजुकेटर्स हु हैव जॉइंड रिसेंटली. तो ये जो एनवायरनमेंट बनाना है क्लास का, ये लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ये नहीं कि आप बहुत कलर, आजकल स्कूलों में होने लगा है 2-2 लाख 3-3 लाख फीस लेते हैं, यहाँ पे पुताई चल रही है, दीवारों को पुताई कर दी, एसी लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया. दैट इज नॉट द लर्निंग एनवायरनमेंट. लर्निंग एनवायरनमेंट बनता है मुझसे और आपसे. ये क्रिएट करना आपके हाथ में है, चाहे आपके पास बजट हो चाहे ना हो. ये टीचर का पावर है, ये मिशन मोड है. तो इसमें हमको काम करना होगा ही, क्योंकि गलती से ही सही लेकिन हम इस प्रोफेशन में आ चुके हैं. ये देखिए, स्कॉल्डिंग स्टूडेंट टू थिंक. तुमसे इतना भी नहीं सोचा जाता, तुमसे इतना सा सम नहीं होता, तुमसे इतना सा फॉर्मेट समझ में नहीं आता, ये बोल के उसको बेइज्जत कर दिया. या फिर बच्चे को समय दिया कि भैया तू सीख, ये होमवर्क है तेरा, तू सीख. और सीखने के बाद उनको एक मॉडलिंग की कि हाउ टू थिंक, ये प्रोसेस सिखाया कि देखो तुमको रॉकेट बनाना है ना, तो रॉकेट बनाने के लिए पहले तुम गूगल पे जाओ और देखो कि हाउ टू मेक अ DIY पे जाओ कि रॉकेट कैसे आप पेपर से बना सकते हो. फिर आप उसमें देखो कि अच्छा रॉकेट कैसे बना सकते हो, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए. इट शुड फ्लाई मोर, इट शुड लैंड सेफली, है ना. सॉफ्ट लैंडिंग की ना हमारे चंद्रयान ने, तो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए कितने इसमें पापड़ बेले हमारे इसरो वालों ने, वो टेक्नोलॉजी ही समझ सकती है. तो ये सब चीज़ें हमको हाउ टू थिंक का प्रोसेस, उनके जो दिमाग में उनके डालनी है, वो ये हाउ टू लर्न ये सिखाना है, हाउ टू थिंक ये सिखाना है. क्योंकि वो उनके माँ बाप ने नहीं सिखाया, क्योंकि वो खेती में, किसानी में, मजदूरी में व्यस्त हैं, या जो बड़े हैं तो किटी पार्टीज में व्यस्त हैं या बिजनेस में व्यस्त हैं. तो हर हाल में जो निगलेक्ट हो रहा है वो बच्चा हो रहा है, और वो रोल आपको दिया गया है लकीली, और आप कितनों का जीवन बदल सकते हैं. तो आप उनको हाउ टू थिंक ये सिखा सकते हैं. तो क्लासरूम में आपको ABCD या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सिखाने की बजाय अगर आप ये सिखा दें हाउ टू थिंक, तो ये तो एक प्रोटोकॉल हो गया, वो उससे किसी भी सब्जेक्ट को समझ सकता है. कोई भी बुक खोलेगा उसको पढ़ लेगा, समझ लेगा. तो ये प्रोटोकॉल हमको डेवलप करना है. तो जो लर्नर सेंटर्ड टीचर होता है वो क्रिएट करता है, डिज़ाइन करता है, सपोर्ट करता है, एनकरेज करता है, फैसिलिटेट करता है, गाइड करता है और मेंटर करता है. वो छड़ी लेके सीखो, पढ़ो और ये टेस्ट दो, ये एग्ज़ाम दो, ये नहीं बोलता. और जो स्टूडेंट होता है ऐसे एनवायरनमेंट में, वो इंडिपेंडेंट होता है, सेल्फ डायरेक्टेड होता है, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है. ये तो जब हम करेंगे तब देखेंगे, ये तो गूगल से लिया हुआ एक चित्र है. लेकिन जब आप इसको एक एक चीज़ करेंगे ना, आपने कुछ क्रिएट किया. आपने बच्चे को बोला, एक बच्चे ने मेरी क्लास में एक पेंडुलम बनाना था और उसमें पेंडुलम से उसको लिसाजुस फिगर ड्रॉ करने थे. तो पेंडुलम को ऐसा बनाना था कि वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में एक साथ मूव करे, तो 2 सरल आवर्त गतियों के समन्वय से एक लिसाजु फिगर बनता है. उसने वो पेंडुलम बनाया और नेक्स्ट डे वो लेकर आया एंड आई वाज इन ऑ कि ये बच्चा ये कैसे उसने समझा. बुक में तो दिया हुआ है, बुक में तो सदियों से दिया हुआ है, लेकिन उस बच्चे ने क्रिएट कर लिया उस पेंडुलम, और उस वजह से वो बच्चा जो है वो नेचुरली उसके बाद उसका नेट सेट में भी सिलेक्शन हुआ, उसका आगे भी सिलेक्शन हुआ, आज वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बना हुआ है. तो क्यों? क्योंकि उसके पास ये चाबी लग गई थी हाउ टू थिंक एंड हाउ टू लर्न. तो ये हमको बनाना है. टीचर को किताबी कीड़ा रट्टू तोता नहीं बनाना है, उसको हमको बनाना है कि तुम खुद में सीखने की कैपेबिलिटी डेवलप करो. इसीलिए बोलते हैं ना कि गुरु जो है वो गुड़ रह गया और चेला जो है शक्कर हो गया. रिफाइंड वर्जन ऑफ अ गुरु इज अ शिष्य. तो ये बनाना है. कैसे करें? तो बहुत सारे तरीके हैं. जैसे कि कैसे करें, आप में से कुछ लोग बताना चाहेंगे कैसे करें. एक है कि पेयर एंड शेयर, थिंक पेयर एंड शेयर. अभी RBPT वर्कशॉप हुई थी, तो UK से ट्रेनर्स आए थे, तो उन्होंने हमको बिठा के, हालांकि एक चीज़ उन्होंने बोली कि इंडियंस जो हैं वो बहुत जल्दी एक्टिवेट नहीं होते हैं. उनको बहुत दिक्कत हुई कि आप ऐसा करो, नहीं सुन के चले जाएंगे. सुनना बहुत आसान है उनके लिए, करना बहुत मुश्किल है. तो उन्होंने हमसे यही करवाया था कि भाई आपके आजू बाजू जो लोग बैठे हैं, आप एक एक टॉपिक लीजिए कि थिंक पेयर एंड शेयर. जैसे मैं बोली कि चंद्रयान में सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था, चंद्रयान 3 की सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था. अब मैं
ये आपसे पूछना चाहती हूँ, तो आप या तो एक अपना विचार बताएंगे, तो वो थिंक पेयर शेयर नहीं हुआ। आप सोचिए अलग अलग, उसके बाद अपने आजू बाजू के लोगों से उसको शेयर कीजिए कि भाई बताओ तुम्हारा, मैं तो ये सोचती हूँ, तुम क्या सोचती हो कि चंद्रयान 3 जो है क्यों सक्सेसफुल हुआ। उन्होंने कुछ और बताया, फिर तीनों ने मिलकर एक आंसर बनाया कि हाँ, दिस इज द की बिहाइंड द सक्सेस ऑफ चंद्रयान। तो ये हम क्या करते हैं, आपस में रैपो बनाने की बात कर रहे हैं बच्चों की। तो बच्चा तो अपने पड़ोसी का नाम भी नहीं जानता कई बार, उसकी पड़ोस में कौन बच्चा बैठा, जब शुरू में आते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये थिंक पेयर शेयर जो है आइस ब्रेकिंग का काम करती है। तो आपको शुरू की क्लासेस में, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सिलेबस छोड़ दीजिए, शुरू की क्लासेस में या हर क्लास के स्टार्ट में 2 मिनट कोई ऐसी एक्टिविटी जरूर कराइए कि बच्चा जो बेचारा सुनते सुनते बोर हो गया है या कोई एक काम में उलझ गया है, उससे बाहर निकल के आपकी बात को सुनने के लायक तो बन जाए। मैं तो भेज देती हूँ कि तू भैया पानी पी के आ जा बाहर से, फ्रेश हो गया, मुँह पे पानी के छींटे डाल के, जब मुझे लगता है बहुत उदास बेचारे बच्चे बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से स्मॉल ग्रुप्स में उनको अगर हम काम कराएंगे तो ये कम्युनिटी या कोऑपरेटिव ग्रुपिंग लर्निंग होगी, जिसमें हम थॉट्स को शेयर करना सीखेंगे। नहीं तो क्या होता है कि इसको बोलते हैं कि मेरा विचार सबसे श्रेष्ठ है, इसको एक विचार बंधन कहा जाता है जो हम मनुष्यों में, मानव जाति में पाया जाता है। मैंने जो सोच लिया वही सबसे अच्छा है, दूसरे से मेरे को क्या काम, तू अपनी सोच अपने पास रख। ऐसा हम अपनी लाइफ में भी करते हैं, अपनी फैमिली में भी करते हैं, अपनी सोसाइटी में भी करते हैं और वही क्लास में भी करते हैं। तो हमको थिंक पेयर एंड शेयर ये करना चाहिए ताकि बच्चे आपस में एक दूसरे की चीज़ों को एक्सेप्ट करना भी सीखें कि हाँ इसने सोचा तो उसके बारे में ध्यान तो दे, अच्छा इसने ऐसा क्यों सोचा, मैं क्यों नहीं सोच पाया ऐसा। एक नया डायमेंशन मिलेगा उसकी सोच को। तो ये एक्टिविटी जो होती है, छोटी सी एक्टिविटी, आपको कोई और भी आगे बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, तो आपको कोई टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है तब आप इस तरह की एक्टिविटीज़ का उपयोग आराम से कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका कोर्स कंप्लीट होगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एक तरीका है कि हम कॉन्ट्रीब्यूटरी सिटीजन साइंस से को क्रिएटिव और पार्टिसिपेटरी अप्रोच लेकर आए। ये क्या होता है, हम रिसर्चर्स हैं, मेरा कोई रिसर्च स्कॉलर है या मैं खुद रिसर्चर हूँ, मैंने सोचा इस आइडिया पे काम करना है, कैसे किया जाएगा ये भी मैंने सोचा, और उसके बाद क्वेश्चनायर बनाया या कुछ एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए और सोसाइटी के लोगों को इस्तेमाल किया एज डेटा गैदरिंग के फोकस ग्रुप के रूप में। तो जैसे सिकल सेल कितने लोगों को हुआ, किन लोगों को हुआ, किस ग्रुप, एथनिक ग्रुप को हुआ, इसका मैंने सोचा, मैंने डिज़ाइन किया और उनका इस्तेमाल किया लोगों का कि भाई तुमको सिकल सेल है और हमको पता लगाना है कि कैसे हुआ। ठीक है, तो ये हो गया, इसका कंट्रीब्यूशन बहुत है साइंस में, बट इसने लोगों से बात नहीं की। तो दूसरा मॉडल आता है जिसमें हम सोशल इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं बच्चे में। लोगों के पास परेशानियां हैं, वो बच्चा एक गांव से आता है, हम उनसे एक दिन एक ग्रुप ओपन डिस्कशन रखें या ग्रुप डिस्कशन रखें कि भाई तुम्हारे गांव में क्या समस्या है, तुम्हारे गांव में क्या समस्या है। उसके बाद वो अपनी समस्या को डिफाइन करें और उसे लेके किसी कॉलेज, स्कूल या किसी टीचर, किसी साइंटिस्ट के पास जाएं कि भाई मेरा प्रॉब्लम ये है। तब वो साइंटिस्ट, क्योंकि उसके पास एक्सपर्टाइज है, वो उसके पास उसका सॉल्यूशन हो सकता है, वो अपने एक्सपर्टाइज का इस्तेमाल सोसाइटी के लिए करे और उसके बाद एक सॉल्यूशन निकल कर आए, तो ये एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन होगा। इट विल बी अ यूनिवर्सल सॉल्यूशन एक्सेप्टेड टू ऑल। अभी जैसे बोल दिया एनईपी ने, वहाँ से एक एनईपी आ गया जिसमें कहा कि भाई आपको तो ग्रुप एक्टिविटी करानी है, आपको तो सोशल इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना है, लेकिन आपके पास कोई ढांचा नहीं है उसका। तो ये खांचे बनाने का काम विद्वानों का काम है, टीचर का काम। तो हम जब तक सोचना नहीं शुरू करेंगे कि किया कैसे जाए, क्या हो रहा है, क्या करना है और कैसे किया जाए, तो इन क्या, इन कैसे, इन कुछ प्रश्नों का उत्तर अगर हम ढूंढ लेंगे तो हम एक अपना स्टाइल ढूंढ लेंगे अपने विषय को पढ़ाने का। अब ये पेडागोजी आप लोगों ने कई बार देखा होगा, ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ये जो पिरामिड है, इसमें एक चीज़ पर मेरा ध्यान गया जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि इसमें कहा कि कोई चीज़ जब हमको सीखना होता है तो लेक्चर से हम 5% सीखते हैं, फिर रीडिंग से 10%, ऑडियो विजुअल से 20%, डेमोन्स्ट्रेशन से 30%, डिस्कशन ग्रुप से 50%, प्रैक्टिस बाय डूइंग से 75% एंड टीचिंग अदर्स से 90%। अब इसमें मुझे एक चीज़ ये समझ में आई, हाउ टू इंटीग्रेट वेरियस लर्निंग स्टाइल।
कोई बच्चा सिर्फ लेक्चर से सीख जाता है, कोई रीड करके सीखता है, सेल्फ रीडिंग से, कोई जो है काम करके सीखता है, कोई दूसरे को पढ़ाकर सीखता है। अभी हम लोगों ने एक्सटेंशन एक्टिविटी करवाई अपने एमएससी के बच्चों से, तो हमने कहा कि ठीक है, आप छुट्टी में घर जाना चाहते हैं तो अपने घर के आसपास के बच्चों को इकट्ठा कीजिए और उनको टीचिंग कीजिए, फिजिक्स पढ़ाइए। उन बच्चों को इतना मजा आया, मैंने कहा जियो टैग फोटो भी भेजना वहाँ से, उनको इतना मजा आया, बोला कि समझाते समझाते मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया। और उन बच्चों को डर लग रहा था कि ये छोटे बच्चे मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, ये तो मुझे ऐसे 2-4 क्वेश्चन करेंगे और मैं तो कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। वो डर उनका दूर हुआ, उनको लगा कि नहीं, मैं तो बहुत पॉपुलर टीचर बन सकता हूँ। तो ये दोनों टू वे सॉल्यूशन जो होता है, या दोनों पक्ष जिसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन, ये विन विन सिचुएशन जो है वो है ये जो सारा जो चीज़ें हमारे सामने लाई गई। तो हम जो बच्चा सुनकर सीख लेता है, जो बच्चा पढ़कर सीख लेता है, ये उनकी अलग अलग फैकल्टीज हैं, अलग अलग सेंसेस उनके एक्टिव हैं। किसी का कान एक्टिव है, सुनकर ही सीख लिया, किसी को पढ़ने से उनकी आंखें एक्टिव है जो सीधे ब्रेन से जुड़ी हुई है, तो किसी को डूइंग, उसके हाथ ब्रेन से जुड़े हुए हैं। अलग अलग सेंसेस एक्टिवेट होते हैं अलग अलग टाइम पे और अलग अलग बच्चों के। तो इन सबका एक कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा एक्टिविटी में। जो बच्चा इसमें अच्छा है उसका बेस्ट उसमें लिया जाए। कुछ बच्चे को इसमें डाला जाए कि तुम डेमो बना के लाओ, जो बहुत क्रिएटिव है तो वो कोई डेमो बना के ला सकते हैं, जैसे वो बच्चा पेंडुलम बना के ले आया था, एंड सो ऑन। तो हमको स्टिक नहीं रहना चाहिए कि मुझे लेक्चर देके चला जाना है। हम बहुत जल्दी में रहते हैं। आप देखे होंगे कि जब शॉपिंग करने जाते हैं और जब हम जल्दी में रहते हैं तो वो फ्रूट वाला या सब्जी वाला हमको कैसे बेवकूफ़ बनाता है, कभी चिल्लर कम देगा, कभी तोलेगा कम, कभी सड़े फल डाल देगा। तो जब हम बहुत जल्दी में रहते हैं तो वो जो फल मिलता है ना, वो सड़ा गला ही मिलता है ना। तो हमको जल्दी में नहीं रहना है, कम से कम शुरू की कुछ क्लासेस में रैपो बिल्डिंग करनी है, बच्चों का डर दूर करना है, उनको सेफ महसूस करवाना है। इसी के लिए इंडक्शन प्रोग्राम बना था बेसिकली, लेकिन वो भी जल्दी में करवा दिया जाता है ज़्यादातर कॉलेजेस में, बहुत जल्दी में। 1 महीने तक आपसे कहा गया कि इंडक्शन कीजिए आप। अरे बच्चा गांव से आया है, उसको शहरी बनाइए, पहले अपने लेवल तक लाइए, उसके बाद फिर आप उसको पढ़ाना लिखाना शुरू कीजिएगा। उसको फील तो होने दीजिए, उसको खुश तो होने दीजिए, ठीक है। तो ये सब लर्निंग स्टाइल्स को हमको मिक्स एंड मैच करते रहना पड़ेगा, इसी से हमारा अपना स्टाइल निकल कर आएगा। ओपन सोर्सेज को हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैंने खुद देखा, चैट जीपीटी तो मैं नहीं डाउनलोड कर पाई, आईफोन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, बट देयर आर वेरियस, जैसे voicethread.com में जाएंगे आप तो आप वीडियो में अपना वॉइस ओवर दे सकते हैं, ठीक है। उसमें वीडियोस हैं, उसमें आप वॉइस ओवर देंगे, फिर वो टेस्ट भी करेगा, आपका टेस्ट भी लेगा कि आपने जो वॉइस ओवर दिया वो सही पंक्चुएशन के साथ में बोला कि नहीं बोला, फिर आपको कहाँ कितना बोलना था, कितना पॉज लेना था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर है प्रेजी, पीपीटी बनाने में स्क्रीन पॉल, देन टेक्स्ट स्पिथ, देन नियर पॉइंट। ये तो मुझे कुछ मिले जो कि बहुत आसानी से उपलब्ध है। मेरी एक स्टूडेंट थी, तो मैं जब कोई वीडियो बनाती थी, उसको कंप्रेस करना होता था या उसमें कुछ डालना होता था कैप्शन, तो वो 2 मिनट में कर देती थी। तो मैंने फिर उससे पूछा कि भाई तू क्या यूज़ करती है। उसका फ़ोन नेचुरली मेरे फ़ोन से सस्ता था, मेरे पास बहुत महंगा फ़ोन, उसके पास बहुत सस्ता फ़ोन, लेकिन वो जो कर पा रही है वो मैं नहीं कर पा रही, बिकॉज शी इज़ स्मार्टर देन मी। तो ये काम उसने किया कि वो फट से बना देती। तो फिर इन शॉर्ट उसने मुझे डाउनलोड करवाया, फिर मैंने क्लब करना सीखा अलग अलग वीडियोस को, फिर वॉइस ओवर देना सीखा, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड टू लर्न फ्रॉम माई स्टूडेंट। अपने बेटे से भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। ये स्मार्ट पीढ़ी है, ये 21वीं सदी की पीढ़ी है, हमको भी इनसे सीखना चाहिए। और ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम मुँह बंद रखो, तुम टीचर की मैं, ये नहीं बोलना है ना। अगर वो कुछ सिखा पा रहा है तो उसको यहाँ बुलाइए, बोलिए तू सिखा भाई, मैं यहाँ बैठती हूँ। तो ये जो चीज़ होती है ना कि वो माहौल ही बदल जाता है, लर्निंग एनवायरनमेंट बदल जाता है। गुड टीचिंग कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू टेक्निक। गुड टीचिंग कम्स फ्रॉम द आइडेंटिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द टीचर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है टीचर का रोल। और हमने तो बहुत पढ़ाया, हमने तो ऑनलाइन बहुत पढ़ाया ना, 2 साल पढ़ाते रहे, क्या रिजल्ट आया? आज उन बच्चों को कहा जाता है तुम तो कोरोना वाले बच्चे हो, तुम तो 90% लाओगे ही। उनकी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क लग गया। और हम भी तो देख रहे हैं कि वो बच्चा वैसा नहीं सीख पाया। जैसे पहले 50 की क्लास में कम से कम 25-30 बच्चे अच्छा सीखते थे, बाकी कुछ बच्चे कम सीखते थे। यहाँ तो पूरी जनरेशन ही पूरी आउट हो गई। कुछ एमएससी में आके बैठे हुए हैं, उनको बीएससी का एक प्रश्न पूछो, उनसे इनर्शिया पूछो, उनसे फोर्स पूछो, दे आर अनेबल टू डिफाइन द बेसिक थिंग्स इन फिजिक्स।
तो ये क्या हुआ कि हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो गए। नो, टेक्नोलॉजी को यूज करना है, उस पर डिपेंडेंट नहीं होना है। सिखाएंगे तो हम ही, वी आर द टीचर्स, टेक्नोलॉजी इज नॉट द टीचर, इट इज अ टूल। तो जिस दिन ये भाव आप में आएगा तो आप बच्चे से जब प्रेजेंटेशन देते हैं बीच में एक प्रश्न करेंगे, बीच में रुकेंगे, बीच में उनसे कुछ एक्टिविटी करवाएंगे, तब जाके उसका इन्वॉल्वमेंट होगा। आज तो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। वो तो जब मैं क्लास लेती थी तो बच्चे से बहुत हल्ले की आवाज आती, तू कहाँ है, सब्जी लेने आया हूँ मार्केट, क्लास चल रही, ठीक है। तो ये सब होता था और हम सब भी जानते हैं, हम सब खुद भी तो वैसा ही करते हैं। एफडी भी ज्वाइन करते हैं, एक हफ्ते की उसमें कितने घंटे सुनते हैं, इस बीच में क्लास ले लेते हैं और बीच में क्या क्या कर लेते हैं, ठीक है। तो उनकी गलती नहीं है, ये पूरा समय ही ऐसा है ना, कलयुग चल रहा है। तो फिर एम्पावर स्टूडेंट विद चॉइस एंड कंट्रोल। तो हमको कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखना है, अगर उससे हम कुछ सीख पा रहे हैं तो सीखना है। और मुझे सीधे सीधे रविन्द्रनाथ टैगोर जी याद आए, जिन्होंने कब कहा था कि नॉलेज शुड बी फ्री फ्रॉम द नैरो वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। तो हम तो क्या करते हैं, जिस मोमेंट पे हमने उनको क्लासरूम में रखा, हमने सोसाइटी से काट दिया, देश से काट दिया, उनके अपने परिवार से काट दिया। बच्चे से माँ बोलती है कि बेटा मेरा सर दुख रहा है, दवा लिया, बोलेगा नहीं मुझे पढ़ाई करनी है। अरे पढ़ाई करके तुम कौन सा तीर मार लोगे, माँ तुम्हारी 24 घंटे सेवा करती है, उसको एक दवाई ला कर दे दोगे, नहीं हम तो पढ़ाई कर रहे हैं। आपने उनको स्पेशल बना दिया पढ़ाई को। तो अब फिर क्या हो रही है, उल्टी एक्सरसाइज हो रही है कि पढ़ाई को परिवार से जोड़ो, पढ़ाई को समाज से जोड़ो, पढ़ाई को देश से जोड़ो। तो पहले हम लिंक को काटते हैं, क्योंकि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर, तो पहले हम लिंक को काट देते हैं, फिर हम जोड़ते हैं। तो बस ये जोड़ना और काटना ही चल रहा है एजुकेशन में शुरू से। 30 साल तो मुझे ही हो गए देखते देखते। तो बेटर ये है कि कोई और हमको बताए कि तुम क्या हो और तुम क्या कर सकते हो। क्यों ना हम अपने आप को ही पहचाने और अपने स्टाइल को पहचाने और मिशन मोड में रहें। कम से कम 5 बच्चों को तो हम अपने एक सेशन के 5 बच्चों के लिए तो कुछ करें। ये 5-5 का 25 और 50 और 100 हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा over the years. We do not learn from experience, we learn from reflecting on experience. ये बहुत अच्छा कोट मुझे लगा कि हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रहे हैं ना, बड़े बड़ी चीजें दिखा रहे हैं, ये एक्सपीरियंस कराओ। अरे एक्सपीरियंस करा देने भर से हमारा इतिश्री नहीं होता है। एक्सपीरियंस कराना, आप बच्चे को जू लेके गए, जूलॉजी पढ़ाना है, आप बच्चे को जू लेके गए, बच्चे ने जिराफ के साथ सेल्फी ले ली, शेर के साथ सेल्फी ले ली, हो गया एक्सपीरियंस। वो ये कहाँ जान पाया कि जिराफ खाता क्या है, जीता क्या है, उसकी इतनी लंबी गर्दन क्यों है, उसकी लंबी गर्दन का क्या फायदा है, शेर जो है वो क्या कौन सी चीज़ें पसंद करता है, कब अटैक करता है, ये बहुत सारी चीज़ें, उसकी फिजियोलॉजी, उसका जूलॉजी में जो जो पढ़ाया जाता है वो कहाँ सीख पाया। वो कब सीखेगा, जब शेर को देखकर आ गया, उसके बाद टीचर क्लास में उनको बताएगी अच्छा शेर में क्या क्या स्पेशल दिखा। तो एक बहुत अच्छा लर्निंग स्टाइल है जिसको रिसर्च बेस्ड लर्निंग कहते हैं। रिसर्च बेस्ड लर्निंग, हम लोग रिसर्च की बात करते ही खासतौर पे हमने छत्तीसगढ़ में देखा है कि लोग भाग जाते हैं। रिसर्च को हमने बिल्कुल अपने जीवन से आउट करके रखा हुआ है। अरे बड़ी कठिन चीज़ है, हमको हमारे पास बड़ा लैब कहाँ है, हमारे पास सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट कहाँ है कि जो हम रिसर्च कर सकें। लेकिन रिसर्च तो आपके जीवन में, आपके खून में है। जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारे प्रश्न पूछता है, वही तो रिसर्च है। अगर आपने उनमें से कुछ के भी उत्तर ढूंढ लिए तो वही तो रिसर्च है। तो रिसर्च बेस्ड पेडागोजी जो होती है ये मैं पढ़ना नहीं चाहती, मैं बस आपको ये बतलाना चाहती हूँ कि कैसे आप खुद भी और अपने स्टूडेंट, बीएससी का फर्स्ट ईयर का बच्चा भी रिसर्च कर सकता है। बीएससी फर्स्ट ईयर का बच्चे का जो एनवायरनमेंट का प्रोजेक्ट होता है, इट कैन बी एज गुड एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट। करोड़ों का प्रोजेक्ट जो नहीं कर पाए। क्या हुआ कि हमारे कॉलेज में अभी जूलॉजी डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही सुंदर वर्कशॉप आयोजित की थी जिसमें नेशनल इंटरनेशनल फेम के लोग आए थे। उसमें से एक व्यक्ति था जो कि कंप्यूटर में ट्रेंड था, ही वॉज ट्रेंड इन कंप्यूटर साइंस, बट ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन बटरफ्लाइज। तो उसने बटरफ्लाई वॉक का कॉन्सेप्ट दिया कि हाउ टू काउंट बटरफ्लाइज। तो वो बताता था कि आप अपने कैंपस में निकलिए और फिर जहाँ आपका थोड़ा जंगल और गार्डन है वहाँ पर एक डायरेक्शन में चलिए, इतने सेंटीमीटर रुकने के बाद नोट कीजिए कि कितनी बटरफ्लाइज उसने देखी, फिर वहाँ से 10 मीटर आगे जाए एंड सो ऑन। I was so fascinated by whatever he was saying. मुझे लगा ये कितनी अच्छी चीज़ है और बच्चा कितना खुश होगा जब आप उसको बाहर ले जाएंगे और उनको बटरफ्लाई काउंट करने का तरीका सिखाएंगे। बायोडाइवर्सिटी, बॉटनी के टीचर्स तो हैट्स ऑफ टू देम, बहुत कुछ सिखा देते हैं बॉटनी की, लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें सिखाते हैं।
तो फिर हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री और ऐसे जो ड्राई सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी ऐसा कुछ सोचना होगा कि जिससे बच्चा जीवन से जुड़ सके, समाज से जुड़ सके। अब जैसे न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन की समस्या है तो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम करता है। अभी हैंड वॉश डे था तो माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स आए थे और उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें शेयर की और हमको हैंड वॉश का सही तरीका भी सिखाया। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको लगेगा कौन सा तीर मार दिया, लेकिन ये स्टूडेंट को एंगेज कर रहा है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट को एंगेज कर पाना। ही इज टू बिजी विद हिज फोन। वो सिर्फ फोन पे ही बिजी है, ना वो अपने माँ बाप में इंटरेस्टेड है, ना अपनी सोसाइटी में, ना अपने देश में, ना अपने आप में कि मेरा 3 साल के बाद क्या होगा अगर जो मैंने नहीं सीखा और मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। वो सिर्फ फोन में बिजी है। उसको एंगेज करने के लिए आपको उसको एक्टिवेट करना होगा। ये लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है। तरीका कोई भी हो सकता है। जैसे एक चार्ट बनाना है बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल, तो इसमें एक चार्ट KWL मेथड ही कहा जाता है इसको, KWL चार्ट्स। ये भी एक लर्निंग बाय डूइंग या लर्नर सेंट्रिक डूइंग का एक तरीका है। अच्छा लगा मुझे तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। तो पहला कि व्हाट आई नो, K स्टैंड्स फॉर नो, व्हाट आई नो। तो बच्चे से पूछो कि बटरफ्लाई के बारे में हमको पढ़ाई करनी है आज, तो बटरफ्लाई के बारे में आप क्या जानते हो, तो 3 पॉइंट लिखो। तो बच्चे से आपने लिखवा लिया यहाँ पर व्हाट आई नो। उसके बाद अच्छा बटरफ्लाई के बारे में आप जानना क्या चाहते हो, या मैं फिजिक्स का एग्जाम्पल लूँ तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पढ़ाना है, आप क्या जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, तो सेकंड कॉलम में बच्चा लिखेगा कि अच्छा बटरफ्लाई के बारे में मैं ये नहीं जानता, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में मुझे ये चीज़ें नहीं मालूम है ना। वो गूगल भी कर सकता है कि मैं इस चीज़ का आंसर नहीं मालूम। उसके बाद फिर आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे और उसके बाद बच्चे से इस चार्ट का तीसरा वाला कॉलम फिल करने बोलेंगे, व्हाट आई लर्न। जैसे आज मैंने एक लेक्चर दिया, अब मैं आपसे ये कहूँ कि लर्नर सेंट्रिक टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या जानते हैं, गूगल कर लें, सारे डेफिनेशन मिल जाएंगे। आप क्या जानना चाहते हैं, जैसे मैं जानना चाहती थी कि कैसे, हाउ, तो इसलिए मैंने थोड़ा रिसर्च किया। और उसके बाद जब आज का लेक्चर खत्म हुआ तो घर जाके सिर्फ एक एक्सरसाइज कीजिएगा। हमारा दिमाग बहुत वोलेटाइल मेमोरी बस होती है हमारे दिमाग में, है ना, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गई है आजकल, तो कहीं नोट जरूर कर लीजिएगा कि व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस वर्कशॉप। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा कॉलम। ये लर्निंग हमारे साथ रहेगी और यही लर्निंग बच्चे के साथ रहेगी। तो अगर हम लर्नर सेंट्रिक करना चाहते हैं तो बच्चे को अलर्ट, अच्छा बच्चा कितना अलर्ट रहेगा, बच्चे से आपने पहले बात कर ली कि भाई तुम क्या जानते हो, बोलते समय बच्चा अलर्ट हो गया। फिर उसको कहा कि भाई क्या जानना चाहते हो, दिमाग पे भी जोर पड़ गया, तो उसने उस कॉलम को भी भर लिया। और उसके बाद हमने क्लास लेने के बाद उससे पूछा कि अब क्या सीखा, तो लर्निंग को अपने साथ लेकर बच्चा जाएगा, टेक होम है ये उसका। तो ये एक इम्पॉर्टेंट तरीका है सीखने का। और एक चीज़ होती है कि जब हम लास्ट है कि जब हम असेसमेंट करते हैं तो किन चीज़ों का असेसमेंट करें। भाई तुमको 10 में 4 मिले, 40% नहीं आया, फेल हो गए तुम, है ना। तो एक बहुत अच्छे टीचर, जब मैं VYT में थी तो एक इंग्लिश के खान सर थे, तो वो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, आज तक मेरे दिमाग में, कई साल हो गए उस बात को। तो खान सर इंग्लिश के बहुत अच्छे रिनाउंड टीचर थे। तो उन्होंने कहा कि हम उनको 3 साल पढ़ाते हैं बच्चे को और उसके माथे पे ठप्पा लगाते हैं 60%, मतलब तू जैसे 60%, तुम 60% हो, उसकी पूरी पर्सनालिटी 60% हो गई, 40% इज नो मोर, 40% मर गया। तो बोलते थे वो, उन्होंने कहा खान सर ने, एप्पल लेने जाते हो तो अगर आपका एप्पल 60% सही है, 40% सड़ा है तो ले लोगे, तो इस बच्चे को क्यों जॉब मार्केट में छोड़ रहे हो बिना उसको 100% दिए। किसकी जिम्मेदारी है 100% देना, मेरी एज अ टीचर। तो ये जो हमारा असेसमेंट का तरीका है ना, ये फॉल्टी है और इस वजह से हमारे बच्चे उतने शार्प और उतने परफेक्ट नहीं निकल पा रहे हैं कि जितना उनको निकलना चाहिए। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है। भाई प्रोसेस करते समय जब गलती कर रहा है तो सिखा दो ना उसको कि सही क्या है, कि प्रोसेस के एंड में आप बताओगे तुम 60% सही थे। तो ऐसा करके हम उसका पोटेंशियल बर्बाद कर रहे हैं, हम उसको जो है डिप्रेशन में डाल रहे हैं, हम उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं कि 75% वाला अच्छा, 50% वाला गंदा। तो ये नहीं करना है। प्रोसेस करने के दौरान फॉर्मेटिव असेसमेंट का पावर होना चाहिए टीचर के पास, तब टीचर विल हैव अ बेटर कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट्स, तब वो उनको गवर्न कर पाएगा, उनको लीड कर पाएगा, उनको समझा पाएगा। टीचर को, स्टूडेंट को भी पता है कि इसके पास मेरे नंबर हैं, तो भले नंबर के डर से वो आए, लेकिन हमारा एम नंबर नहीं है, हमारा एम पढ़ाना है।
तो हम ये बताएंगे कि एक प्रोसेस होना चाहिए असेसमेंट, जिसको हम कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ असेसमेंट कहते हैं. इट शुड बी वेरी प्लान्ड, इट शुड बी बेस्ड ऑन एविडेंसेस एंड इट शुड इन्वॉल्व स्पेसिफिक स्टूडेंट फीडबैक. स्टूडेंट का फीडबैक लेना है. बच्चे आते हैं ना प्रैक्टिकल में, मैं तो साल भर आया, मुझे कम नंबर मिले, वो कम आई, उसको ज़्यादा नंबर मिले. तो ये चीज़ें जो है बच्चे के दिमाग में, हमको हम कैसे असेस कर रहे हैं, उससे हमारी प्रामाणिकता बनेगी, उससे वो हमारा सम्मान कर पाएगा. अगर वो अच्छे से पढ़ रहा है लेकिन हम उसको सही तरीके से इवेल्युएट, उसका मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको अच्छे स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. हमको बहुत फेयर रहना होगा, गुरु की महिमा को वहन करना होगा कि हमको अगर उसने गुरु माना है तो आई शुड बी काइंड, आई शुड बी करेक्ट तो नहीं कहना चाहिए, मुझे कम से कम एकोमोडेटिव होना पड़ेगा. ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे लगी. ये तो कोइंसिडेंस है कि आज मैं यहाँ हूँ और आप वहाँ बैठे हैं. कल को आप यहाँ आ सकते हैं और मैं आपको सुन सकती हूँ. तो मैं इसी आशा के साथ ये प्रेजेंटेशन दे रही हूँ. हम सबके पास कुछ ना कुछ टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो मुझे लगा वो मैंने आपके सामने शेयर किया. थैंक यू. कोई सो नहीं रहा है तो मैंने ये बताया था कि शायद सब सो जाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस. थैंक यू सो मच अंजलि मैम. वाकई में बहुत इंटरैक्टिव सेशन था आपका. और ये था कि हम गुरु शिष्य परंपरा से चॉक डस्टर से लेकर के आज की जो एडेप्टिव लर्निंग है वहाँ तक हम पहुँचे हैं. और यहाँ पर हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात कर रहे हैं और ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं. तो सारी चीज़ों में हमारा होना बहुत महत्व रखता है कि हम अपने बच्चों से किस तरह से जुड़ पा रहे हैं. आपने बहुत सुंदर व्याख्यान दिया, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. और मैं अनुपमा अस्थाना मैडम से निवेदन करती हूँ कि वो आएँ और मैडम को छोटा सा स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान करें. आइए. थैंक यू सो मच. और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया. हम लंच के बाद हमारा एक छोटा सा सेशन है, उस पर मिलते हैं. और 40 मिनट्स का लंच ब्रेक हम ले लेते हैं. आप सभी का धन्यवाद. और लंच आपका इंतज़ार कर रहा है, उसके बाद हम फिर से मिलते हैं यहाँ पर. थैंक यू सो मच अंजलि मैम. थैंक्स अगेन. अनुपमा दी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. लंच के बाद डॉक्टर नीतू भटनागर मैडम का लेक्चर है, जो रजिस्ट्रार है मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में. तो उनसे हम वो ऑनलाइन कनेक्ट करेंगी हमसे. तो वो भी एक अलग तरह का इनोवेशन हम लोगों ने सोचा था कि हो जाएगा. तो आप सब लंच के बाद फिर से आमंत्रित हैं. थैंक यू सो मच. Recording stopped.
मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? गुड आफ्टरनून। Am I audible? On it. मैं कहाँ टेलीकास्ट? तो आपका VIP सॉर्ट ऑफ ले लेंगे, आपका प्रेजेंटेशन चलेगा, आप कॉर्नर पे आ जाए, आपका पिक्चर पीछे आ जाए। हाँ, कि मैं आपको वीडियो भी दिखाती हूँ। बात ये कि आपका PPT आपको शेयर करना है, आप शेयर करिए PPT। तो पोस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट्स की शेयरिंग एनेबल करिए। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप साउंड, आपकी वॉइस नहीं आ रही है और आपकी स्क्रीन शेयर कर दी आपने? नाउ हम टेलीकास्ट कर पा रहे हैं, बस आपका स्क्रीन शेयर होगा। हाँ जी, मैम ऑडिबल है? हमारी वॉइस ले आ रही है आपको? आपका नहीं आ रही है वॉइस। नहीं नहीं, हम लोग जस्ट ट्रायल ले रहे हैं। हाँ जी, आप हमारी वॉइस सुन पा रहे हैं? थोड़ी सी आइए, अभी जस्ट क्लिक ऑफ साउंड है। आपने क्या किया अभी, जो थोड़ा सा क्लिक आया और आपकी ट्रांसमिशन नहीं हो रही। हाँ, म्यूट, आप अनम्यूट कर लेंगे अपने स्क्रीन में, अनम्यूट ज्वाइन चेक करो, अनम्यूट। Hello? And now you are Am I audible. audible? Yes, you are audible. आप audible है? हाँ, आप audible है। आप लोग बोलिएगा तो सुनाई नहीं देगा। Are you okay? Am I audible now? और आप अपनी PPT भी डालिए, तो आपने भेजा है क्या मुझे नहीं? हाँ जी, आ रही है। Now I will share my screen. अब ये सभी का आ रही है सर? नहीं, आपकी नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही, फिर से आप शेयर करिए। अच्छा, अब एक कहाँ गया, आप देखो क्या गया, एक मिनट हम आपको Zoom में भी चेक कर रहे हैं। हाँ, आ गया। ठीक है। हाँ, एंड योर ऑडिबल। हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है और आपको
हमारी आवाज आ रही है? हाँ बहुत हल्की आ रही है पर ठीक है आ रही है ठीक है ओके, वॉल्यूम बढ़ाइए। now just I'm share my screen हाँ, स्क्रीन शेयर। ओके, डन है। और आपकी आवाज भी आ रही है, ठीक है। जी मैम so now I can yeah I'll just what do you want me to do ma'am अभी सो जैसे ही ऑडियंस सारे अभी सब लंच पे गए हुए हैं और जैसे ही हाँ। ऑडियंस सारे आएंगे फिर 5 मिनट्स का टाइम लेंगे, आपको स्क्रीन पे लेंगे, फिर आप अपनी स्क्रीन शेयर करना। जैसे मैं आपका इंट्रोडक्शन दे दूंगी। जी मैम ओके, सो इट्स 2:52। ओके, अभी हम लोग 3:15 तक जुड़ते हैं। आपका कोई असाइनमेंट वहाँ पे? हाँ मैम थोड़ा सा 10 मिनट चाहिए मुझे आराम से it will be taking about 30 minutes. You can take Okay. your time. Okay. Okay. yeah okay thank you So, ma'am एक बार फिर से आप स्क्रीन पे आइए, अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए। वीडियो हाँ हाँ मैम Your university building is I'm on first slide. नहीं रहने स्लीप मोड में चला जाएगा। मेरा लैपटॉप आ रही है लंच। ठीक है मैम ओके थैंक यू आप एक बार स्क्रीन पे आइए लाइव में। हाँ मैं स्क्रीन पे हूँ मैम मैं वीडियो ऑन है मेरा वीडियो दिख रहा है? नहीं जमशीद सीवी नहीं नहीं दिख रहा है आप स्टॉप प्रेजेंटेशन। हाँ, तो वही तो जब हम आपका इंट्रोडक्शन देंगे तब आप अपनी स्क्रीन पे रहिएगा। फिर व्हेन आई से कि नाउ यू शेयर द प्लेटफॉर्म ऑफ द प्रेजेंटेशन, तो आप अपना शेयर स्क्रीन कर दें। यहाँ पे हमने आपको होस्ट अब आ गया। सो आई थिंक इट टेक लिटिल बिट टाइम लगेगा। जी ठीक है, डन। ठीक है ओके थैंक यू सो आई एम लॉगिंग आउट ना Yeah, I will just call you, then we will join. Okay, thank you so much. आप लोग भी लंच ले लो। हाँ? यही वाली मैम हाँ ये लास्ट रहेगा और लास्ट रहेगा वैलिडिटी टेलीकास्ट करना है। हीरो मेरे मोबाइल में मैसेज करूँ चलो जाना खाबो चलाओ सेशन है कोई दिक्कत ही नहीं है। मैम का आखिरी प्रेजेंटेशन कितने समय ले जाओगे ये कितना से मंगा लिया यार मैं था उसमें से मैं कितना से घूम के मंगा लिया मुझे समझ नहीं है। वो मैडम बोली कि चल नहीं रहा करके कितना मैं गया तो कितना से मंगाया कहाँ पास से तो मंगा काफ़ी गए थे नहीं सामने वाला आया जगह मैं तो ही बोलूँ कैसे इन्होंने कैमरा करा था कैसे तुरंत आ गया होता है ना मैं क्या बोला एक्सपीरियंस ये चीज़ सिखाता है ना उनसे बहस करता मैं रुको ना आ जाएगा करके तो क्या है इमेज खराब होता है। लैपटॉप चलेगा 22 पे
2 नंबर दबा दे क्या प्रोसेसर से। एक रेस इंतजार रही ऑनलाइन सेशन होने वाला है, लाइट गोल हो गया। हमारे डीजे वाला डीजे चल भाई एक बार मैं बोलने हुआ कि मोल 3:15 को हम लोग मैडम से ज्वाइन करेंगे, तो 3:10 में जलसा चालू हो जाना चाहिए। आप 3 बजे और बोला चालू कर दियो, 3 बजे बता दूंगा। 3 बजे बोल रहा था। हाँ 3 बजे। अरे 4 ही मिनट बाद 3 बज जाएगा, वो आने में जाएगा फिर। अच्छा हाँ यार सही। 3:10 अभी तुरंत 3:10 ठीक है। लाइट तो बंद हो गया, चलो लैपटॉप गया, भाई सब गया, नेट बंद हो गया। अब जीसेट से राउटर पे कैसे चालू करेंगे? तो खम्मा खानी सब बुढ़वा क्या है खाने हमारे तो लाइट बंद होते साले गर्मी में खा नहीं सकते। ये सॉकेट में डाल लो उसको निकाल के वो तो मैं डाल दूंगा सर, लेकिन अभी 10 मिनट रुक जाते हैं। हाँ। लाइट आने का वेट कर लेते हैं, क्योंकि यही सब तो चालू होगा। पंखा बिजली जिलित होना नहीं है। मैं बिजली ऑफिस फोन भी लगा बस वेट कर लेते हैं, क्या अभी लंच वंच सब कर लेते हैं। चल हो गए। डीजी चालू हो ठीक है, लाइट पंखा चालू नहीं हो, 10 मिनट वेट करेंगे। और सबसे बड़े मुद्दा ये नेट चालू नहीं हुई तब तक कुछ नहीं। चल वो जुगाड़ लो तू। चल चलिए। ओ भाई कहाँ गया? ऑफिस लगा नहीं यहाँ पर अभी फटा भी बदला थे इन्होंने। हाँ हाँ ये आप फटा ही पर ये फटा अभी चौक है ना, लेकिन ट्रक बोला जा रहा तोड़ दिया है। गारंटी के साथ है, तो 2 से 4 घंटा लाइट नहीं आएगा। कल नहीं आएगा अभी, तो अभी 2 मिनट पहले तभी तो ट्रैफिक जाम है ना। ओके भाई। और मेन तो खंबे वाला पूरा शॉर्ट हो गया। जनरेटर को छोड़ वो जल गया, क्या बोलते हैं भी उसको, ट्रांसफार्मर।